Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the disorder of endocrine glands. Today, we are discussing on diabetes insipidus. It is a disorder of posterior lobe of the pituitary gland characterized by the deficiency of antidiuretic hormone or vasopressin. Great thrust and large volume of the dilute यूरिन कैरेक्टराइज द डिसऑर्डर। ठीक है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है यहाँ पर कि एक डिसऑर्डर है जो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके अंदर वहाँ से जो एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनता है वो नहीं बन पाता, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एडीएच जैसा नाम से पता चल रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि जो हमारे यूरिन का एक्सेसिव सिक्रीशन अगर होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का है। और इसकी क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसके लिए क्या होगा कि फर्स्ट तो पॉलीडिप्सिया, यानी कि हमको जो है पॉलीडिप्सिया ज़्यादा प्यास लगेगी और ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो यूरिनेशन के थ्रू पास आउट होगा, यानी एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, जिसके अगेंस्ट में हम बात करें तो हमको थ्रस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो पॉलीडिप्सिया और यहाँ पर पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया यहाँ पर दो मेजर जो है इसके साइन एंड सिम्टम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि कोज कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके कई सारे अलग अलग कोज हो सकते हैं या जिन्हें हम टाइप भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट इसका कोज और टाइप होता है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, तो सेंट्रल से नाम चल रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हार्ट इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, तो जो उसका कोज है फर्स्टली सेंट्रल का, तो हेड इंजरी या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर की कंडीशन हो सकती है, या इंट्रासेरेब्रल ओक्यूजन और इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरह का ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ये कंडीशन बन सकती है। दूसरा जो है वो है नेफ्रोजेनेटिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो है आपके कोज हो सकते हैं सिस्टेमेटिक डिजीज़ इन्वॉल्व द किडनी, है ना, क्योंकि किडनी में मेन इसका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो एब्जॉर्प्शन है, जो काम कर रहा है वो कहाँ करेगा, किडनी पे काम करेगा। तो अगर किडनी में कोई डिजीज़ है या कोई भी मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, पॉलीनेफ्राइटिस है, पायलोनेफ्राइटिस या इन्फेक्शन है नेफ्रॉन के अंदर, या मेडिकेशन है कुछ जैसे लिथियम, तो इन सब के इफ़ेक्ट की वजह से किडनी पे जो है इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि लिथियम का अगर कोई ले रहा है तो लिथियम टॉक्सिसिटी होती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट किडनी पे आता है। ठीक है, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ यानी कि रिलेटेड कहाँ से है, किडनी से। ठीक है, किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से जो एडीएच है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा और वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप हो जाता है साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो यहाँ पर भी हमको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि साइकोजेनिक है मतलब कंडीशन क्या है, साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस में होता है या किसी भी तरह का उसको मेंटल टेंशन है, या हो सकता है उसको कोई साइकेट्रिक इलनेस हो, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, एक्सेसिव फ्लूइड का इंटेक करेगा। ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक करने की वजह से क्या होगा कि उसका सप्रेशन होने लगेगा एडीएच का, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सप्रेशन होगा, और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में थ्रस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन क्या बन जाएगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ टाइप आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो कब होता है, मेनली अकर्स ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट वूमेन को ही ये होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ एंजाइम जो है एबनॉर्मल एंजाइम उनका प्रोडक्शन होता है कहाँ से, प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से
जो है कुछ प्रेगनेंसी के टाइम जो है कुछ एबनॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ पर एंटी डायबिटिक हार्मोन को, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कंडीशन वो एबनॉर्मल हो जाती है। बट यहाँ पर किसी भी तरह का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही यहाँ पर चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो चाइल्ड बर्थ के बाद वापस से जो है कंडीशन नॉर्मल हो सकती है, यानी डायबिटीज़ इंसिपिडस ख़त्म हो सकता है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसका। तो इसके मेन जो है 2 कॉज हो सकते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस में हम बात करें तो, या फिर हम बात करें कंडीशन 2 तरह की हो सकती है। एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस की कंडीशन है और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस की कंडीशन है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो यहाँ पर इनके होने के कारण है कि पहला तो आइडियोपैथिक माना जाता है कि फैमिलियल यानी कि एबनॉर्मल जो है फैमिली डिजीज़ है, एबनॉर्मल जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो वो स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। इसे 30% कोज माना जाता है कि आइडियोपैथिक फैमिलियल है। सेकंड जो है ट्यूमर की वजह से 25% केसेस है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में या ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो रहा है तो उसकी वजह से। नेक्स्ट 16% केसेस जो हैं यहाँ पर ट्रॉमा की वजह से कि ब्रेन इंजरी हो रही है, हेड इंजरी हो रही है, उसकी वजह से। अगला जो है पोस्ट हाइपोफाइसेक्टोमी। ठीक है, सर्जरी की जा रही है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया जाएगा तो उसकी कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। और 9% केसेस जो है देखने को मिलते हैं कि 9% केसेस इसमें इस तरह के देखने को मिलते हैं कि अदर कोज, जिनका ये सब कोज नहीं है, जो दूसरे अदर केस है, जैसे कि गैस्ट्रेशनल हो सकता है या साइकोजेनिक हो सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो वो 9% केसेस है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन की वजह से, चाहे वो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस हो या एडेनो हाइपोफाइसिस हो, दोनों की वजह से क्या होगा, यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी एडीएच की, एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन कहाँ पर क्या काम करता है कि जब यहाँ पर यूरिन निकलने वाला होता है, यूरिन का पास सिक्रीशन होने वाला होता है किडनी से थ्रू द किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम, तो इसका रिजॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर एडीएच क्या करेगा, वाटर को रिजॉर्प्शन कर लेता है, रीऑब्जर्व कर लेता है नॉर्मल कंडीशन पे। बट क्योंकि यहाँ एडीएच नहीं है इसलिए क्या होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ वाटर रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो जब इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो वाटर जो है उसका एक्सेसिव सिक्रीशन होगा थ्रू यूरिन के साथ। ठीक है, थ्रू द यूरिन एंड डिक्रीज रीनल वाटर रिजॉर्प्शन, जिसकी वजह से इनअप्रोप्रिएट डाइल्यूट यूरिन या एक्सेसिव जो है यहाँ पर यूरिन पास आउट होगा, या जिसे हम कह सकते हैं कि पॉलीयूरिया की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसी को हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है प्राइमरी लेवल पे। फिर आगे और भी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम में मेन जो है यहाँ पर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पॉलीयूरिया यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होगा 5 to 15 लीटर डेली। सेकंड पॉलीडिप्सिया यानी यहाँ पर अबाउट 20 to 40 लीटर का इंटेक जो है एक इंडिविजुअल डेली कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क डिहाइड्रेशन एज एविडेंस बाय ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन एंड द वेट लॉस। ठीक है, तो यहाँ डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया एंड एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, ये भी बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से फिर भूख कम लगेगी, सिर्फ पानी पिएगा एक इंडिविजुअल तो उसका स्टमक हमेशा फिल्ड रहेगा विथ वाटर, तो वो जो है फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करेगा और उसके अगेंस्ट जो है फूड का इंटेक वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी एनोरेक्सिया की कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट नॉक्चूरिया एंड रिलेटेड फैटिक फ्रॉम द इंटरप्टेड स्लीप, तो एक इंडिविजुअल को नॉक्चूरिया यानी नाइट टाइम में यूरिनेशन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बार बार डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से अगर कोई नींद ठीक से नहीं निकाले तो फैटिक उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट है डायग्नोस करने का कारण कि किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाए। तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिज़िकल एग्जामिनेशन फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वही
कंडीशन होती है कि हिस्ट्री लिया जाए साइन एंड सिम्टम के रिगार्डिंग, फैमिली हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री लिया जाता है। हेड टू टो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें वाइटल साइंस और जो भी डिहाइड्रेशन के जो कंडीशन है, ड्राई स्किन, ये सब। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो फर्स्ट है हाई सीरम ऑस्मोलरिटी। हाई सीरम ऑस्मोलरिटी जो है, इसमें यूजुअली जो हमारी सीरम यानी ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो कितनी हो जाती है यहाँ इस कंडीशन में, अबव 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर केजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो होता है उसका नॉर्मल रेंज जो है अप टू 300 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 300 से भी अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि कंडीशन डायबिटीज़ इंसिपिडस की हो सकती है। इसी तरह से सेकंड है लो यूरिन ऑस्मोलरिटी। ठीक है, तो यूरिन का जो यहाँ पर ऑस्मोलरिटी वो कितना डिक्रीज़ होने लगता है, नॉर्मली 50 to 200 यहाँ पर ऑस्मोलरिटी होनी चाहिए, बट वो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यूरिन में वाटर ज़्यादा है, उसका डाइल्यूशन हो रहा है, तो ऑस्मोलरिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर होने लगती है, नॉर्मल की हम बात करें तो 1.005 से लेकर के 1.030। ठीक है, तो ये नॉर्मल इसकी रेंज होती है, बट यहाँ पर क्या होगा कि ये स्पेसिफिक यूरिन जो ग्रेविटी है वो कितनी होगी, 1.005 से इससे भी डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। PUN का जो रिजल्ट है वो भी हमको क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन यहाँ पर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। अब वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको बोला जाएगा कि आप जो है 3 से 4 घंटे बिल्कुल भी पानी मत पियो, क्योंकि वो एक्सेसिव इंटेक कर रहा है वाटर का, तो उसको बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि आपको 3 to 4 आवर्स कम्प्लीटली जो है वाटर को इंटेक नहीं करना है। तो जब एक इंडिविजुअल 3 to 4 आवर वाटर इंटेक नहीं करता है तो फिर उसका जो है यूरिन आउटपुट वो डिक्रीज़ होगा, एज वेल एज उसकी जो स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी थी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन हम देखने को मिलती है वाटर का इंटेक कम करने के साथ ही, तो ये भी इंडिकेट करता है कि एक इंडिविजुअल को डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले किया जाता है, जिसमें हम वैसोप्रेसिन जो है आर्टिफिशियली उसको देते हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन ही ADH है तो उसको आर्टिफिशियली दिया जाता है, जैसे कि प्रेटेसिन के नाम से आएगा तो उसको IN दिया जाता है। ठीक है, वाइल इसके देने का एक तरीका है कि इसका वाइल जो है वो वार्म रखा जाए, उसको शेक किया जाए विग्रियसली बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग टू मिक्स एक्टिव कंपोनेंट शेटल एट द बॉटम ऑफ द वाइल। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको मिक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जो है इसमें ज़्यादा टाइम तक रखे रहने की वजह से जो डोज है वो प्रेसिपिटेट होने लगता है बॉटम ऑफ द वाइल, तो उसको मिक्स करना विग्रेसली शेक करके ही इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। सेकंड हम मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर लाइप्रेसिन या हम बात करें डाइपिट नेज़ल स्प्रे जो है यूज़ किया जाता है, इसको नेज़ल रूट से एडमिनिस्टर किया जाएगा स्प्रे के थ्रू। ठीक है, तो एब्जर्व थ्रू द नेज़ल म्यूकोसा। इसका ड्यूरेशन जो है 4 to 6 आवर है, यानी कि इसको हम जो है अगर 1 डे में इसको बात करें तो 3 to 4 टाइम हमको इसको एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यहाँ पर मेडिसिन है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जो है वो वैसोप्रेसिन ड्राइवेटी, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है नेज़ल रूट से। ठीक है, इसको भी नेज़ल स्प्रे के थ्रू ही दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है यहाँ पर 12 to 24 आवर्स होता है। ठीक है, इसको जो है 12 to 24 आवर्स दिया जा सकता है फॉर पेशेंट हु हैव द सम रेजिडुअल हाइपोथैलेमिक ADH। ठीक है, तो ऐसे सारे पेशेंट को ज़्यादातर जो है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है यहाँ पर क्लोरोप्रोमामाइड। ठीक है, क्लोरोप्रोपामाइड। ठीक है, तो क्लोरोप्रोपामाइड जो है यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ताकि जो पॉलीयूरिया है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, पॉलीयूरिया को रिड्यूस करने के लिए
क्लोरोप्रोपामाइड मेडिसिन यूज़ की जाती है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरोथियासिन भी यूज़ की जाती है। दोनों जो है यहाँ पर कि जो पॉलीयूरिया है उसको या यूरिन वॉल्यूम जो है उसको रिड्यूस करने का ये काम करती है। ठीक है, तो ये कॉमन मेडिसिन है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर हाइपोफाइक्सेक्टोमी जो है सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। डेट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड डेट इज़ परफॉर्म टू ट्रीट ट्यूमर एंड कैंसर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कहीं पर अगर कैंसर या ट्यूमर डेवलप्ड हो रहा है और उसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है तो उसको रिमूव किया जाता है बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो डेट इज़ नोन एज हाइपोफाइक्सेक्टोमी। नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है नर्सिंग असिस्मेंट। नर्सिंग असिस्मेंट की बात करें हम तो सबसे पहले असिस्मेंट ऑफ वाइटल साइंस, परफॉर्म कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, assist for the fluid and electrolyte imbalance, check the daily body weight and the assist the knowledge status of the patient। ठीक है, तो इन्हीं सब की असिस्मेंट की बेस पे हम कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती हैं? फर्स्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव यूरिनेशन एंड डिजीज प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर गोल क्या हो जाएगा? टू मेंटेन द एडिक्वेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, इंटरवेंशन की हम बात करें तो इनटेक आउटपुट को हमको जो है वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इनटेक आउटपुट चार्टिंग की जाएगी। उसके अलावा जो भी यहाँ पर मेडिसिन बताई गई है वो सारी मेडिसिन हमको उसको एडमिनिस्टर करना है। उसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो जितना सेल्फ कंट्रोल में कर सके उतना ज़्यादा उसको सेल्फ कंट्रोल करना है फ्लूइड इनटेक के लिए। पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन में पेशेंट ना चला जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम हमको दिख रहे हैं तो आईवी फ्लूइड भी एडमिनिस्टर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाते हैं। वेट मेजरमेंट किया जाता है डेली रूटीनली और ट्वाइस इन ए डे भी किया जा सकता है, मॉर्निंग इवनिंग, ताकि अगर वेट में अगर कुछ भी ज़्यादा से हमको अल्ट्रेशन दिख रहा है मॉर्निंग इवनिंग के वेट में तो वो भी हमको इंडिकेट करता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाती है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड इंटीग्रिटी रिलेटेड टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लैक ऑफ नॉलेज एंड पुअर स्किन केयर। तो यहाँ पर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से ड्राइनेस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से जो है म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। उसके अलावा जो बाहर जो सुपरफिशियल हमारी डर्मिस एपिडर्मिस है वो भी यहाँ पर डैमेज हो सकती है। तो स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है। यहाँ हमारा गोल हो जाएगा टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। यहाँ पर हम जो है इंटरवेंशन कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली मॉनिटर द स्किन कंडीशन ऑफ द पेशेंट, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसके अलावा स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट मॉइस्चर जो है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑयल मसाज कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई अल्सर वगैरह तो नहीं, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन का असेसमेंट किया जाएगा। अगर रिक्वायर्ड है तो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फ्रिक्वेंटली जो है केयर करना ज़रूरी है। प्रॉपर स्किन केयर प्रोवाइड कराना ज़रूरी है, जैसे कि बाथ जो है पेशेंट को कराया जाए, रेगुलरली हाइजीन मेंटेन किया जाए। तो ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन यूरिनरी पैटर्न। तो यहाँ पर यूरिनरी पैटर्न जो है नॉर्मल वो अल्ट्रेशन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है एबनॉर्मल यूरिनेशन पैटर्न के हमको देखने को मिलते हैं। तो इस सारी कंडीशन की वजह से पेशेंट को एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर गोल हो जाएगा टू रिलीव एंजाइटी एंड टू प्रमोट द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को यहाँ पर एडिक्वेट जो इंटरवेंशन की हम बात करें तो सबसे पहले हम एनकरेज करेंगे पेशेंट को टू एक्सप्लेन अबाउट द कोज ऑफ एंजाइटी, उसका एग्जैक्ट कोज ऑफ एंजाइटी क्या है। फिर उसको सोल्व आउट करने के लिए हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, पेशेंट को मोटिवेट करेंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग द psychological support to the patient, we are providing the adequate health education, we are providing the peaceful environment, we are instruct about the relaxation therapies
तो these are the intervention we are taken to relieve the anxiety and discomfort for the patient. ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू लो एजुकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्टर्ब मेंटल स्टेटस. तो knowledge deficient is important nursing diagnosis because maybe the patient come from the low educational status, low socio-economy, so we are providing the adequate health education by the use of effective ABAs. So we are improving the knowledge of the patient, we are instruct the family member to how to tackle the condition, how to intervene with the patient. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पेशेंट का नॉलेज इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले उससे वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, वी आर असिस्ट द प्रेजेंट पेशेंट को कितना पता है, क्या डिजीज़ हुई है, क्या नॉलेज है उसका, तो उसका प्रीवियस नॉलेज असिस किया जाएगा. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है उसको बेस्ट हम एविएट का यूज़ करके एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे. दोबारा उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसको कोई भी डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए हम उसको एनकरेज करेंगे. फैमिली मेम्बर को हम साथ में ले लेंगे ताकि पेशेंट को अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो फैमिली मेम्बर उस चीज़ को समझ सके ताकि पेशेंट की एक बेटर केयर उसको प्रोवाइड की जा सके. ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस और इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पर हो सकते हैं. अगर सारी प्रॉपर अगर डायग्नोसिस टाइम पे कर लिया जाता है, अप्रोप्रिएट नर्सिंग और मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो इस कंडीशन को बहुत जो है हम इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, मतलब इसको हम इजीली टैकल कर सकते हैं. बट अगर इसको नेगलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे हाइपोनाइट्रेमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है ना. तो ये सब जो क्योंकि वाटर का ज़्यादा जो है एक्सेस होने की वजह से वाटर इंटॉक्सिसिटी हो सकती है, यहाँ पर हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ पर हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज डायबिटिक इंसिपिडिस को डिस्कस किया है. होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.